क्लास में जब मॉनिटर बनाया जाता था, होता है मॉनिटर, तो क्लास में जब मॉनिटर बनाया जाता था तो कुछ तो मेरे जैसे होते थे जो उस दिन आते ही नहीं थे कि मुझे बनना नहीं है, लेकिन कुछ होते थे जो बड़े इच्छुक हैं उस चीज़ के कि नहीं मुझे क्लास का मॉनिटर बनना है। होता था ऐसा, आपने देखा है। मैं वैसे हाइट में छोटा था, मैं पीछे चल जाता था तो कोई देखता ही नहीं कि ये है कि नहीं है, पता ही नहीं है, तो मैं छुप जाता था। लेकिन जिन्हें शौक था उसमें से कोई 1% तो होगा नहीं, कोई 5-10 जने होंगे। और मॉनिटर कैसा होना चाहिए? ताकतवर, कोई बाहुबली थोड़ी बनना है। ऐसा होना चाहिए जो सिंसियर हो, यही होना चाहिए, सिंसियर हो, अनुशासित भी हो। दूसरा, जिसके पास मैनेजमेंट की पावर्स हो कि हाँ मैं क्लास को मैनेज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं टीचर गई और इधर सभी बातें कर रहे, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। तो ये सारे गुण होने चाहिए। अब क्या होता है, उसके लिए कम से कम 4-5 लोग जो है वो तैयार होते हैं कि नहीं मुझे मॉनिटर बनना है। सब ये सोचते हैं मुझ में वो एबिलिटीज़ है। फिर एक दिन मैम जो है वो आकर कह देती है मॉनिटर इसको बना दिया जाए, तो बाकी जो 4 बच्चे हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है? बहुत बुरी गुजरती। वो यही सोचते हैं कि काश मैं बन जाता। अब वो चारों जो है अब वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि अब वो मॉनिटर के कंट्रोल में आ गए। तो सेम वही चीज़ हमारे साथ होती है। अभी तुम किसी और के मॉनिटर के कंट्रोल में हो, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तुम खुद क्लास के मॉनिटर बन जाओगे, ठीक है, और चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में होगी। ओके, चलिए। अब डोरमेंसी बुरी है या अच्छी है? तो हमने कहा सर दोनों तरह से, अच्छी भी है और बुरी भी है। जब हमें चाहिए डोरमेंसी, उस टाइम पर अगर डोरमेंसी नहीं है तो हमारे लिए बुरी है। मूंगफली खाई है बेटा? कब खाई? बारिश के टाइम पर खाई है ना। कई मूंगफलियाँ ऐसी निकलती है जो अंदर से जर्मिनेट हो रही है, ठीक है। आलू देखा है, घर में रखे रखे फूटान हो जाती है, क्या ऐसे आलू खाएंगे? नहीं खाएंगे। प्याज देखे हैं, जड़ें बनने लग जाती है, उसमें से डंठल निकल आते हैं, क्या ऐसे प्याज खाओगे? नहीं। तो ये डोरमेंसी हमारे लिए अच्छी है, इससे ये पता लगता है, ठीक है। बुरी कहाँ पर है? हमने सोइंग कर दी, अब बीज ही नहीं उग रहा, क्या अच्छी है डोरमेंसी? नहीं है। तो डोरमेंसी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपिरेशन की तरह है। किसकी तरह? ठीक है। ट्रांसपिरेशन को क्या कहा जाता है? नेसेसरी इविल। क्या कहा जाता है? नेसेसरी इविल कहा जाता है, मतलब आवश्यक बुराई। सेम उसी तरह डोरमेंसी है, ये आवश्यक भी है और बुरी भी है। दोनों चीजें जो है इसके अंदर एक साथ होती है। अगर हम बात करें इसके लाभ कहां पर है? क्या बेटा? आवाज ही नहीं आ रही। माइक बंद है? नहीं, माइक चालू है बेटा, चल रहा है। चलो, तो डोरमेंसी का फायदा कहां पर हुआ बेटा? लाभ कहां पर हुआ? सबसे पहला देखना भंडारण में। कहां पर हुआ बेटा? भंडारण में जो है वहां पर इसका लाभ होता है। अगर बीजों को भंडारित करना है और अगर वो उग गए तो क्या अच्छी चीज है? नहीं है। तो वहां पर ये हमारे लिए अच्छी चीज हो गई। दूसरा हम बात करें बेटा, इसके अंदर हमारे जो प्रतिकूल वातावरण परिस्थिति है, कैसी बेटा? प्रतिकूल वातावरणीय अवस्था है, ठीक है, वहां पर हमारे लिए अच्छी है। मान लिया कि हमको कोई भी सीड है, जैसे वीट मेज का मान लो या फिर आपके राइस का मान लो। राइस को आप कब लगाते हैं बेटा? खरीफ में। अब वो रबी में क्यों नहीं उगता? क्योंकि सुषुप्तावस्था में है, ऐसा हम मान लेते हैं किसी भी सीड के लिए। अब बाहर मान लो वो जर्मिनेट हो भी गया तो भी क्या होगा? बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो उस ठंडे एनवायरनमेंट से उस पर बुरा असर पड़ेगा, यही होगा। तो इस बुरे प्रभाव वाले हमारे एनवायरनमेंट से बचाता कौन है? डोरमेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, तीसरा इसका जो मेन यूज है वो कहां पर है कि ये इन सीटू जर्मिनेशन को क्या करता है? रोकता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या रोकता है बेटा? स्वस्थान अंकुरण को रोकता है। किसको रोकता है बेटा? ठीक है। स्वस्थान अंकुरण का मतलब क्या है वो समझ लो। इसका मतलब है
बीज का पौधे पर अंकुरित होना। किस पर होना बेटा? बीज का पौधे पर ही अंकुरित हो जाना। मतलब ऐसा हो गया कि आपने बीज अलग किया ही नहीं, हार्वेस्टिंग करी ही नहीं, उससे पहले ही बीज जो है वो पौधे पर ही जर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये जो है कई फ्रूट्स के अंदर देखा जाता है, कुछ फ्रूट्स के अंदर ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे जो ग्रेमिनी फैमिली है, हमारे पल्सेज हैं, उसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी जाती। कारण क्या है बेटा? कि उनके अंदर डोरमेंसी का एक छोटा सा पीरियड जो है वो होता है। बाकी कई फ्रूट्स में नहीं हो पाता, तो उसके अंदर सीड जो है वो पेड़ पर ही उगने लग जाता है। तो एक पेड़ पर क्या हो गया, दूसरा पेड़ वहीं बन जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो तीनों जगह हमारे लिए क्या हो गया? अच्छा हो गया। ठीक है, अब बात कर ले अच्छे के साथ बुरा कहाँ पर है। तो बुरा कहाँ होगा बेटा? इसकी जो हानि है वो कहाँ पर होगी बेटा? तो हम कहेंगे कि जर्मिनेशन जो है वो जब होगा, उस समय पर जर्मिनेशन नहीं हुआ तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। सिंपल सा। तो हम कह सकते हैं किस जगह हानि होगी बेटा? बुआई के बाद। किसके बाद? बुआई के बाद अंकुरण नहीं होना। ठीक है, वहां पर मान लो सुषुप्तावस्था आ गई तो वो दिक्कत है। दूसरी हम बात करें तो ये सुषुप्तावस्था कहां पर नुकसान हमें पहुंचा रही है? तो हम कहेंगे खरपतवार जो हमारे पास है उनमें ये क्या होती है? लाभदायक होती है। कैसी होती है बेटा? खरपतवारों में लाभदायक है। कैसे? कि हमारे वो सीड ही उगेंगे जो कहां पर है? ऊपर की 1 से 2 सेंटीमीटर की सॉइल में। बाकी जो नीचे है उनका क्या होगा? वो आराम से वहां पर सोते रहेंगे। अगले साल जब सॉइल पलटेगी तब वो जर्मिनेट करेंगे। तो सुषुप्तावस्था अच्छी हुई या बुरी? बुरी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी हम बात करें यहां पर कि हमारे जो डोरमेंट सीड है, ठीक है, उनको हमने अगर गलती से हमारे बुआई वाले बीजों के साथ मिक्स कर दिया तो क्या होगा? आधे बीज उगेंगे, आधे नहीं उगेंगे। ठीक है, तो हमें वहां पर कह सकते हैं कि जो भी पौधे संख्या मिल रही है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि हमारी पौध संख्या जो है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 हमारी क्या है? हानियां है, नुकसान है किसके? डोरमेंसी के। और 3 हमारे क्या है? लाभ है। ओके, चलिए एक बार लिख ले इसको। दो तो लाइनें लिखनी, लिख लो। चलो लिखा बेटा। चलिए, अब हमारे पास कुछ क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स देख ले एक बार। एक हमें क्या दिया है? गॉसिपियम स्पीशीज का मतलब क्या है बेटा? कपास ही है ना? ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। कौन सा है? कोरिएंड्रम सटाइवम क्या है? धनिया है। फिर बात करें हेलियंथस एनस, क्या है? सूरजमुखी। और लास्ट बात करें ओराइजा सटाइवा, क्या है ये? धान है। पता तो है ये या भूल गए इसको? सारे याद हैं? चलो ठीक है। सनई का नाम बताओ। क्रोटोलेरिया जुनसिया। ढेंचा का नाम? सेसबेनिया रोस्टाटा। ठीक है। कैस्टर या अरंडी का नाम? रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, ये नाम जो है जो अलग से है, हमारी जो क्रॉप से हटके हैं। ठीक है, अलसी जो कही जाती है लिनसीड, उसका नाम क्या है? लाइनम यूसीटेटिसिमम। वो पहली बार तो याद कर गया है, तुम तब भी नहीं बोलने दे रहे हो। मजाक कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है, ये सारे हमें याद होने चाहिए। हमारी कुछ क्रॉप्स जो अलग हैं वो हमें कम से कम पता हो ही सही। नीम का नाम क्या है? खेजड़ी का नाम क्या है?
प्रोसोपिस। तो फिर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या होता है? ऑप्शन दे दो तुम्हें बस। क्या होता है? बबूल। ठीक है, विलायती बबूल जो हम कह रहे हैं उसका नाम है। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था एक ऐसा पेड़ जो कि लेग्यूमिनेसी या फिर फैबेसी कुल का है। क्या नाम था उसका? क्या नेम था? गैलेरिसीडिया। ठीक है, फिर बात करें करंज का वैज्ञानिक नाम? पिंगोमिया पिन्नाटा। महुआ का? बेसिया लेटिफोलिया, है ना। ये नाम कुछ जो अलग है वो याद होने चाहिए। ये धान का नाम नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, सबको आता है, ये एग्जामिनर को भी पता है कि सब बच्चों को आता है, तो वो ये नहीं पूछेगा, वो नाम ऐसे पूछेगा जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन जो है वो सुपरवाइजर में पूछा, बहुत सिंपल सा, राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? बस हमें पता होगी वो कौन है, खेजड़ी है, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं बेटा कि कपास, धनिया, सूरजमुखी और धान, ये जो हमारी 4 क्रॉप्स दे रखी है, इनके अंदर सुषुप्तावस्था होती है। क्या होती है बेटा? डोरमेंसी है। अब ये डोरमेंसी किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? डोरमेंसी के लोकेशन की, डोरमेंसी कहाँ पर है। तो हम पेरिकार्प जो है उसका मतलब क्या है? बीज चौल। क्या मतलब बेटा? बीज चौल। क्या पेरिकार्प जो है, हाँ सही है, बीज चौल कह सकते हैं उसको, क्योंकि ये तो फ्रूट के अंदर हो गई ना। फ्रूट का सबसे बाहरी भाग क्या है? पेरिकार्प है। और कपास के अंदर तो फ्रूट ही लग रहा है, बस जो उसका बीज है वही फ्रूट है उसका, है ना, ये चीज हो गई। तो ये बीज चौल जो है वहां पर क्या होता है बेटा? एबीए होता है। क्या होता है? एबीए। तो हम कहेंगे कि कपास में सुषुप्तावस्था किसके कारण है, तो आप क्या लिखोगे? एबीए के कारण होती है। किसके कारण? एबीए के कारण। ठीक है, एबीए का पूरा नाम? एब्सिसिक एसिड। जब पौधे पर सूखा पड़ता है उस समय पर कौन सा हार्मोन बनता है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एबीए या इथाइलिन। क्या बनेगा? एबीए, क्योंकि ये वृद्धि को रोकता है। और अगर पौधे पर सूखा पड़ गया और पौधे की वृद्धि ही नहीं हुई तो वो बच जाएगा। यही होगा ना। ज्यादा तेज गर्मी है, तुम पेड़ की छाया में बैठे रहो, तुम्हें कुछ असर होगा? नहीं होगा। लेकिन तेज गर्मी है और तुम सोचो मैं दौड़ के चल जाता हूँ जल्दी से, तो क्या होगा? तुम्हें प्रॉब्लम होनी। वही चीज है कि जिस समय पर सूखा पड़ गया उस समय पर अगर प्लांट की ग्रोथ हो गई तो उसको ज्यादा पानी चाहिए होगा, है ना, तो वो उसके लिए हानिकारक है। तो इसीलिए एबीए का फॉर्मेशन होता है और एबीए उसकी ग्रोथ को रोक देता है कि अभी रुक जा थोड़ा सा, जब बारिश हो जाए तब वापस बढ़ जाना, अभी बढ़ गया तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज वहां पर काम आती है। तो याद रखेंगे जब भी सूखा पड़ेगा उस समय पर कौन सा हार्मोन बनेगा? एबीए। कौन सा? एबी। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जब सूखा पड़ता है उस समय पर कौन सा अमीनो एसिड बनता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आया हुआ है। अमीनो एसिड पूछ लिया था, ऑप्शन में एबीए भी दिया था और सब लोग एबीए करके आ गए। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, इसको एक बार लिख लेना। जब भी क्या होगा बेटा? सूखा पड़ेगा या हम कहेंगे ड्रॉट होगा। क्या होगा? ड्रॉट या सूखा पड़ेगा उस समय पर एक तो क्या बनेगा? हार्मोन। क्या बनेगा? और एक क्या बनेगा? अमीनो एसिड। क्या बनेगा? अमीनो एसिड। ठीक है, हार्मोन कौन सा बनता है बेटा? एबीए। कौन सा बनता है? एबीए। और हमारा अमीनो एसिड कौन सा बनता है बेटा? प्रोलीन। कौन सा बनता है? प्रोलीन बनता है। ठीक है, ये हमें कौन सा बेटा? ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, कंफ्यूज कहां पर करते हैं हम? एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने कौन सा अमीनो एसिड बनता है, ऑप्शन में एबीए दे दिया, एबीए करके आ गए हम। ठीक है, गलत हो गया ना। एबीए क्या है? हार्मोन है, और प्रोलीन क्या है? अमीनो एसिड है। दोनों में फर्क होता है ना, यह एक ही चीज है।
अलग अलग है। हार्मोन किससे बनता है बेटा? हार्मोन किससे बनता है? हार्मोन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है बेटा। हार्मोन क्या है? एक तरह से प्रोटीन्स है, बट वो कहाँ पर बन रहे हैं? इनसाइड द बॉडी। उनको बनाने वाले कौन है? अमीनो एसिड है। ठीक है, तो वो जो छोटा पार्ट है अमीनो एसिड का, जब उसकी बात करेंगे तो प्रोलीन आएगा, और जब हमसे हार्मोन पूछ लेंगे तो क्या आएगा? ABA आएगा। बस इतनी सी चीज याद रखो। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें बेटा धनिये की, तो धनिये के अंदर जो है वहां पर भी हमारा पेरिकार्प जो है उस पर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूमेरिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्यूमेरिन प्रेजेंट होता है, और ये जो क्यूमेरिन है वो धनिये में सुषुप्तावस्था का कारण बनता है। आपको इस टेबल से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत सिंपल सा है। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि बीजों में सुषुप्तावस्था किसके कारण होती है, तो ABA। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन धनिये में सुषुप्तावस्था का मुख्य कारण है, तो हम कहेंगे क्यूमेरिन। क्या कहेंगे? क्यूमेरिन। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हम बात करें सूरजमुखी की, तो वहां पर भी बीज चौल की बात करेंगे, पेरिकार्प की। वहां पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोसायनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोसायनिक एसिड। कौन सा? HCN। कौन सा एसिड? HCN। किस में मिलता है? ज्वार में। लेकिन ज्वार के बीजों में नहीं मिलता है, उसकी पत्तियों में। लेकिन हेलियंथस एनस जो है उसके सीड कोट में क्या मिलता है? HCN मिलता है, हाइड्रोसायनिक एसिड मिलता है, जो उसको अंकुरित होने से बचा कर रखता है। वहां पर उसका काम है। लास्ट हम बात करें बेटा ओराइजा सटाइवा में, हम बात कर चुके हैं हल की। हल क्या है? छिलका। ठीक है, वो छिलका किनसे मिलकर बना हुआ है? लेमा और पेलिया। ठीक है, तो लेमा और पेलिया जो है उसके अंदर क्या चीज है जो अंकुरण को रोकती है, तो हम क्या कहेंगे? ABA। ठीक है, आपको मेन तो याद एक ही नाम याद रखना है, सुषुप्तावस्था किसके कारण है? ABA के कारण है। ठीक है, इन चारों के नाम इसलिए लिखे हुए क्योंकि कपास जो है इसमें भी हार्ड सीड कोट है, धनिये में भी हार्ड सीड कोट होता है, सूरजमुखी और धान में सबके अंदर हार्ड सीड कोट के कारण सुषुप्तावस्था होती है। इसके लिए हमने ये चीज़ जो है यहाँ पर बात करी है। धनिये में पूछ ले किसकी वजह से? क्यूमेरिन से। और हेलियंथस एनस का पूछे तो किससे? हाइड्रोसायनिक एसिड या HCN से होती है। ठीक है, चलो इस बार लिख लो इसको। दुनिया का ऐसा जहर जिसका टेस्ट किसी को नहीं पता? साइनाइड। तुम्हें करना है टेस्ट? नहीं करना है? हाँ, तुम्हें बता दिया शायद, मैंने बताया नहीं बताया? बता दिया था ना। हाँ, कि ये जो HCN जिसने बनाया था, ठीक है, उसने इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी कि इसका कलर ऐसा है, ठीक है, इसका डेंसिटी जो है इतनी है, इसका वॉल्यूम इतना होता है, सारी चीज़ें लिख दी। लास्ट में बात आई टेस्ट की, तो उसने छोटा सा पार्ट जो है वो टेस्ट करना चाहा कि उसे मरेंगे तो है नहीं, टेस्ट कर लेते हैं कैसा लगता है, कड़वा है, मीठा है, फीका है, कैसा है। उसने टेस्ट करा और वो चल बसा। उसके बाद से वो कॉलम अभी तक खाली है। ये ऐसा जहर है जिसका टेस्ट किसी को नहीं पता है, ठीक है, HCN जिसको हम कहते हैं, और ये मार्केट में मिलता भी नहीं है, ढूंढने मत चल जाना, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो ज्वार खा लेना, उसमें मिलता है ना पत्तियों में, तो तुम गाय भैंस बन जाओ थोड़ी देर और आराम से ज्वार की पत्तियां खाओ, उसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बेटा हमारे पास अगला जो चीज़ है कि डोरमेंसी तो पढ़ ली, अब डोरमेंसी को हटाए कैसे, हटाना भी तो पड़ेगा डोरमेंसी को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा कि डोरमेंसी जो है उसको हटाने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दो तरीके हमारे पास है बेटा, एक तो हमारे पास कौन से फिजिकल ट्रीटमेंट, कौन से, ठीक है, मतलब हम कहेंगे भौतिक नियंत्रण, कौन सा, भौतिक नियंत्रण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के जो हमारे पास तरीके हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक तो है भौतिक उपाय और दूसरे रासायनिक, सिंपल से आप समझते हो।
थाईयूरिया यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर वहां पर H2SO4 यूज कर रहे हैं, वो केमिकल्स के अंदर आ जाएगा। पहला हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट या भौतिक उपाय की। उसके अंदर पहला जो नाम है बेटा वो क्या है, स्कैरिफिकेशन। क्या नाम है, स्कैरिफिकेशन। आपको हिंदी में भी यही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी हिंदी अनुवाद नहीं है, ठीक है, इसको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है, स्कैरिफिकेशन ही इसको कहा जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, समझ लो। स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज करना जिससे क्या हो, हमारा जो बीज चौल है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, या वो टूट जाए। मतलब हमारे सीड कोड को क्या करना है, हमें हटाना है एक तरह से। उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कैरिफिकेशन। क्या कहलाती है, स्कैरिफिकेशन। हिंदी में एक नाम जो है इसको दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, खुरचना। क्या कहते हैं, खुरचना। वो नाम दिया हुआ है, खुरचने का मतलब तो तुम्हें पता है, ठीक है, तो खुरचना है। अब वो एक तरीका है, वो इसका नाम नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि बीज चौल को मुलायम बनाना या कमजोर करना क्या कहलाएगा बेटा, स्कैरिफिकेशन। क्या कहलाएगा, स्कैरिफिकेशन, ठीक है। बात करें कि इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा, एक तो हम यूज करेंगे मालवेसी कुल की फसलों में। कौन सी कुल की, मालवेसी। और दूसरी कौन सी हमारी, फेबेसी कुल की फसलों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप लिख लो इसके अंदर, खुरचना इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं, बुक्स में कई जगह दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है। बीज चौल को मुलायम बनाना या फिर उसको क्या करना, कमजोर करना या तोड़ना, क्या कहलाएगा, स्कैरिफिकेशन। और ये ज्यादातर किसके अंदर करते हैं, मालवेसी और सोलेनेसी या फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों में, ठीक है। चलो, भिंडी कौन से कुल की है बेटा, मालवेसी की है क्या। जूट कौन से कुल का है, जूट कौन सा है, टिलिएसी है। कौन सा है, टिलिएसी। कॉपी के ऊपर लिख लो, पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जूट जो है उसकी फैमिली कौन सी है, तो हम कहेंगे टिलिएसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ये याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा कि हमारे पास स्कैरिफिकेशन के और कौन से तरीके जो है हमारे पास अलग अलग है। अब तरीके कौन कौन से हो सकते हैं वो तुम खुद जानते हो कि एक तो क्या कर सकते हैं, बचपन में तुमने किया होगा, बेर खाते हैं उसके बाद उसकी गुठली फोड़ते हैं, ठीक है, ताकि उसका सीड जो है वो बाहर निकला है और फिर हम उसको भी खा लें, उसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो वो क्या है, स्कैरिफिकेशन है। क्या है वो, स्कैरिफिकेशन, ठीक है। या फिर आप मूंगफली खाते हैं, तो कई बार मूंगफली खाते टाइम ये होता है मूंगफली कम है तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ज़्यादा हो जाएगी नंबर में, आराम से खाएंगे। तो वो भी क्या कर रहे हो, स्कैरिफिकेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मूंगफली को छीलना भी क्या है, स्कैरिफिकेशन है, ठीक है। तो कोई भी वो तरीका जिससे आप सीड कोड को हटा सके या उसको सॉफ्ट कर सके या कमज़ोर कर सके, उसको क्या कहेंगे, स्कैरिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, एक हमें याद रखना है एसिड स्कैरिफिकेशन। क्या यूज़ करना है, एसिड स्कैरिफिकेशन। ये वही एसिड डिलिंटिंग है, ठीक है। एसिड डिलिंटिंग हमने पढ़ ली है, अलग से बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो खुद ही बता दो मेरे को, कौन सा एसिड यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा, या तो HCl या H2SO4, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यूज करो। कितना परसेंट सॉल्यूशन लेंगे, 1% या 0.1%, 0.1% या 1%। 1% का मतलब कितना हुआ, 100 ml में 1 ml डाल, तो वो ज़्यादा होगा। कितना यूज़ करते हैं, 0.1%। ये बाय मिस्टेक जो है वो
पॉइंट जब हमने नहीं लगाया इसके अंदर वो रह गया, इसको ध्यान रखें। कितना यूज करेंगे? 0.1% करेंगे। फिर बात करें कि कितना चाहिए होगा 1 किलो बीज के लिए, तो हम कहेंगे अगर 1 किलो बीज है तो उसके लिए कितना चाहिए बेटा? 100 ml चाहिए। कितना चाहिए? 100 ml, तभी 0.1% होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। 100 ml है और किलो में कितना है बेटा? 1 किलो है। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000। 1000 में 100 का भाग दे दो सीधा। अरे 1000 में भाग देना है 100 का, 100 का भाग देना है। 100 इंटू 10। 100 का भाग देना 1000 में। अच्छा, 1000 का भाग देना 100 में। अच्छा, ऐसे बोला जाता है इसको। ओके, ठीक है। मतलब कितना हो गया ये खुद ही बता दो। 0.1 आ गया। यहीं से ये चीज हमने ली है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन क्या है बेटा? क्या यहाँ पर यूनिट बराबर, ये किलोग्राम है, ये क्या है? मिलीलीटर है। तो हमें किलोग्राम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में। मिलीग्राम में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? ग्राम में करेंगे। ठीक है, आपके घर पर दूध वाला आता है तो आप दूध वाले को क्या कहते हो? 1 किलो दूध दे दो, यही कहते हो ना। तो 1 लीटर किसके बराबर है? 1 किलो के आसपास है। यही बात हुई ना। तो ये ml किसके बराबर हो जाए? ग्राम के बराबर हुआ ना, बस वही चीज। तो आपने इसको कन्वर्ट करा और डिवाइड करा तो कितना है बेटा? 0.1%। फिर बात करें कितनी टाइम के लिए रखना पड़ता है बेटा? 2 से 3 मिनट। फिर इसको वॉश कर लो और इसको फिर अलग कर दो। ठीक है, चलिए दूसरी हम बात करें बेटा, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास केमिकल है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? याद आया क्या कुछ? पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 जो है, इसके लिए याद क्या रखना बेटा? इसका जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वो कितना करते हैं? 1 to 3%। कितना करते हैं? 1 to 3 नहीं है, मतलब 1 से लेकर 3% का। ठीक है, 1 से 3% यूज करते हैं। ये नहीं सर 123% कर दो तुम उसको। ठीक है, 1 से लेकर 3% का यूज करेंगे। और खास बात जो है वो याद रखनी है कि अगर बीज सुषुप्तावस्था जल्दी से तोड़नी है, जल्दी से हटानी है, तो किसका यूज किया जाएगा? H2SO4 का या फिर KNO3 का। किसका करेंगे? KNO3 का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें एक लाइन जो है वो छोटी सी याद रखनी है बेटा। सबसे प्रभावशाली या हम कहें सबसे तीव्र सुषुप्तावस्था हटाने वाला रसायन, ठीक है, वो कौन है बेटा? KNO3 है। आपको यहां पर क्वेश्चन तैयार हो सकता है। आपके पास H2SO4 है, HCl है, थाईयूरिया है, मैलिक हाइड्रोजाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो डोरमेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है सबसे जल्दी या हम कहें सबसे प्रभावशाली कौन है, सबसे तीव्र गति से कौन डोरमेंसी को ब्रेक कर सकता है, तो कौन है? KNO3 है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो पिछली बार सुपरवाइजर में पूछा था थाईयूरिया के लिए, बता दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ने में कौन सा काम आता है? थाईयूरिया गया। ठीक है, और अगर सुषुप्तावस्था लानी हो तो मैलिक हाइड्रोजाइड, पता है हमें। ठीक है, और वो यही कंफ्यूजन वहां पर हुआ था। वहां पर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा कि सुषुप्तावस्था लानी है कि हटानी है। ठीक है, और हम वहां पर मैलिक हाइड्रोजाइड सब याद करते हैं, तो वही करा है। यही चीज यहाँ पर है हमारे पास कि हमको अच्छे से पता है कि कौन सा एसिड यूज करते हैं, H2SO4, लेकिन सबसे तीव्र गति से कौन करेगा बेटा? KNO3। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर याद करना है। ठीक है, चलिए एक बार लिख लो इसको।
चलो लिख लिया, नहीं लिखा? लिख लो जल्दी से। आज क्लास में ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, क्या बात है? सब सीरियस हो गए पढ़ने के लिए? सीरियस तो पहले ही से थे सर, बस पढ़ने के लिए नहीं थे। चलिए दूसरा हमारे पास स्कैरिफिकेशन का तरीका कौन सा है बेटा? मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। कौन सा? मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, या हम कह सकते हैं कौन सा बेटा? भौतिक स्कैरिफिकेशन। कौन सा? भौतिक स्कैरिफिकेशन। ओ सॉरी, यांत्रिक होगा, मैकेनिकल। ये एग्रीकल्चर हिंदी में किसने बनाई? इंग्लिश में किसने बनाई? दोनों में दिक्कत है। चलिए अब यांत्रिक तरीके से हम कैसे करेंगे? तो यांत्रिक का मतलब क्या था? यंत्रों की सहायता से, मतलब हमें कोई यंत्र उपयोग करने पड़ेंगे, मशीन उपयोग करनी पड़ेगी, ठीक है, या हैंड ऑपरेटेड कोई चीज हो वो यूज करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि हमारे जो बीज है उन बीजों को क्या किया जाता है बेटा? बीजों को सख्त सतह से खुरचा जाता है, ठीक है। सिंपल सी एक लाइन याद रख लो, कोई भी हार्ड सरफेस है उससे हम उसको क्या करते हैं? खुरचते हैं। आपने रेगमाल का नाम सुना है? देखा है? उसको मुंह पे लगा लो अच्छे से एक बार। नहीं लगा सकते ना, क्यों? वो खुरदरा होता है, तो उससे हम क्या करते हैं? दीवारें साफ करते हैं, है ना। तो सेम वही चीज हम यहाँ करें कि हमारे जो बीज हैं उन बीजों को हम रेत के बीच में रखें। कहाँ रखें? रेत के बीच। और फिर हम जो है उस सॉल्यूशन को या फिर जो भी हमारा पूरा वो बीज है एक साथ, उनको हम क्या करें? हाथों से रब कर ले, तो भी तो सीड कोट मुलायम हो जाएगा, है ना। और या फिर वो भी नहीं करना तो वही तुम्हारा पुराना काम, एक पत्थर लो और फिर फोड़ने बैठ जाओ उसको, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन हुआ। मतलब किसी भी तरह से आप फोर्स का उपयोग करो, दबाव का उपयोग करके, और फिर स्कैरिफिकेशन करो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यांत्रिक स्कैरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते बेटा? एग्जाम्पल याद करना है कि कपास के जो बीज हैं उनमें क्या किया जाता है? सबसे पहले गोबर लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? उसके साथ क्या मिलाई जाती है? रेत। क्या मिलाई जाती है? और फिर इनको क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है हाथों से। तो क्या होगा कि जो भी हमारे बीज हैं ठीक है, गोबर और रेत से क्या की जाती है? कपास के बीजों की मालिश करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास H2SO4 नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से करके उसके जो रेशे है वो हटा सकते हैं, साथ ही साथ उसका सीड कोट है वो भी क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल हो गया और वो हमारा क्या था? एसिड का था। बस ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करें बेटा इसके अलावा, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? गर्म जल उपचार। क्या यूज कर सकते हैं? गर्म जल उपचार जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। गर्म जल उपचार किसने दिया था बेटा? जेनसन ने। किसने दिया? जेनसन ने। जेनसन ने क्या कहा बेटा? कितना तापमान होना चाहिए? वेरी गुड। कितना हो? 54 से 56 हो। सीड के लिए जो है हम लगभग जो है वो 55 से 60 रख सकते हैं। वही हमारा रेंज, वही उसके आसपास ही, ठीक है। तो 54 से 56 हो या 55 से 60 हो, दोनों एक लगभग हमारे पास बराबर सा है, ठीक है। बस ये याद रखना 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा मत करके आना, क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो हमारे डीएनए जो है वो टूटने लगते हैं, ठीक है। तो बीजों में नुकसान होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो लास्ट जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमें करना है। तो हम बीजों को इतने गर्म पानी में लगभग 1 से 5 मिनट के लिए, कई बीज है जिनको 10 मिनट के लिए भी रखा जाता है, ठीक है। तो 1 से 5 मिनट वैसे तो पर्याप्त है, बाकी 10 मिनट के लिए भी रख सकते हो। उनको रखते हैं, उससे क्या होता है? डोरमेंसी जो है वो ब्रेक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर हमने क्या किया? जो भी हमारे बीज हैं
ठीक है, उन बीजों को हम क्या करते हैं बेटा, लगभग 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का जो जल है, ठीक है, उस जल के अंदर हम 1 से 5 मिनट के लिए रखते हैं। ओके, अब ये किस किस के अंदर किया जाता है, तो एक तो किसके अंदर है, ग्राम में, दूसरा कौन सा है, ग्राउंडनट है, ठीक है। तो हम कहेंगे किस में यूज करा बेटा, एक तो चने में और किस में यूज कर रहे हैं, मूंगफली में यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज अगर तुमने ध्यान दी हो क्रॉप्स की तरफ, कि कौन सी क्रॉप्स को हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर डोरमेंसी में, जिनका नाम आया है, ठीक है। एक तो आया मालवेसी, एक आया लेग्यूमिनेसी। यहाँ पर हम मालवेसी कपास में आ गए, ठीक है, तो कपास की बात कर रहे हैं, या लेग्यूमिनेसी की, या हमने बात करी सूरजमुखी की, ठीक है, या धनिये की बात करी। इन सब की एक खास बात है, सोच के बताओ, बीज की नहीं, इनकी प्रकृति की, इनके नेचर की बात कर रहे हैं हम। इनके नेचर में कुछ चीज जो है वो एक जैसी है, पत्तियां, प्रकृति, नेचर, इनके उगने में, इनके खेत में लगने पर कुछ चीज समान है। धनिया पूरे साल आता है? नहीं, कौन बोला है? पूरे साल आता है धनिया तो बेटा, है ना। कपास की बात करो तो कब लगाते हो, मई में। हार्वेस्ट कब करते हो, मार्च में, फरवरी के टाइम पे। इस टाइम पर अब हार्वेस्ट हो रही है, पूरे साल चली, ठीक है। मालवेसी भिंडी की बात कर लो, भिंडी अभी भी आ रही, गर्मी में भी आ जाएगी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी की बात करो तो लेग्यूमिनेसी फसलें खरीफ में भी लगा रहे हैं, रबी में भी लगा रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। मूंगफली की बात करो तो इसको खरीफ में भी लगाते हैं और जायद में भी लगाते हैं। तो ये ज्यादातर डोरमेंसी उन क्रॉप्स के अंदर होती है जिन क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, पूरे साल के अंदर कभी भी लगा सकते हैं। ज्यादातर जो है उनके अंदर होती है, या तो लंबे टाइम की क्रॉप होगी, या फिर उनको हम साल में अलग अलग टाइम पे लगा सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर डोरमेंसी सबसे ज्यादा हमें मिलती है। चलिए, लिख लिया है तो ओके। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अलावा क्या करें, तो एक हमारे पास जो उपाय है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, वो स्कैरिफिकेशन था, ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का सीधा मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर तापमान उपचार। क्या मतलब है, तापमान उपचार। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए बेटा यही चीज है कि एग्जाम में या तो स्ट्रेटिफिकेशन देगा या तापमान उपचार देगा सीधा, ठीक है। अब तापमान उपचार का मतलब समझने की जरूरत है क्या, बीजों की सुषुप्तावस्था तापमान के कारण खत्म हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे, तापमान उपचार, ठीक है। सिंपल सा है बेटा। टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है या तापमान उपचार है, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है, ठीक है। क्या हो गया, तापमान में परिवर्तन के द्वारा डोरमेंसी या सुषुप्तावस्था को हटाना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन, या खुरचना, या एसिड डिलिंटिंग, या क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। तो आंसर क्या आएगा, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर दो तरह के हो गए। अब तापमान को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, दोनों चीज हो गई ना, है ना। तो पहले देख ले बेटा, तापमान को कम करने के लिए कि तापमान आपने कम कर दिया तो क्या होगा। अब कम तापमान हम कौन से टेम्परेचर से मानना चालू करते हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ चुके हो तुम, चिलिंग इंजरी और फ्रॉस्ट इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी पढ़ी हुई है ना। चलो, चिलिंग इंजरी कितने टेम्परेचर के नीचे होती बेटा, 7-8 के आसपास होती। तो 7-8 के आसपास क्या है, अपना लो टेम्परेचर चालू होता है, बस हमको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर हम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान रहे हैं, और जब फ्रीज होने लगता है तब कितना, लगभग हमने मान लिया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो फ्रिज के अंदर तापमान रहता है उसके आसपास का, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि एक तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, निम्न ताप उपचार। कौन सा आ गया,
निम्न ताप उपचार, तो उसके अंदर टेम्परेचर कितना रखा बेटा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समय की बात कर रहे हैं तो समय कितना रखा हमने, 12 से 24 घंटे तक रखा हमने, 12 to 24 आवर्स के लिए। और ये जो हमारे पास है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, चिलिंग टेम्परेचर पड़ा हुआ है, चिलिंग इंजरी, तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है कि इसको हम चिलिंग ट्रीटमेंट या चिलिंग उपचार जो है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादातर जो तापमान हम रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। एवरेज निकाल लो एक बार, कितना आ गया बस। तो इसका जो एवरेज है वो क्या है हमारे पास, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादातर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अब ये किस में दिया जाता है, तो हमारे पास जो आंसर से बेटा, एक तो क्या है चेरी, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है ऑयल पाम। ऑयल पाम का बेटा हिंदी का एक बार आप देखना, जो भी ऑयल पाम ही कहते हैं इसको, हिंदी में कुछ और कहते होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देखना, इसको अभी तो हम इसी तरह से लिख लें। ठीक है, एक बार आप इसको चेक करना, पाल्म होता है ना, ऑयल पाम। ठीक है, एक बार इसको चेक करना कि हिंदी में इसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करें बेटा वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। तो वार्म स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं इसको उच्च ताप उपचार। ठीक है, उच्च ताप उपचार जो है बेटा, उसके लिए हम कितना यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर रहे हैं, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो भी हम कह सकते हैं सेम वही लगभग 2 से 4 दिन। कितने दिन बेटा, 2 से 4 दिन के लिए इतने तापमान पर रखा जाता है। ठीक है, ऐसा मत करना कि पानी में रख रहे हैं, पानी में नहीं रख रहे, ये तापमान है, टेम्परेचर में रखा जा रहा है। ठीक है, उस टेम्परेचर पर रखेंगे। और मॉइस्चर जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा, पहले ये बताओ, कम चाहिए होगा। तापमान बढ़ा दिया और मॉइस्चर भी हटा दिया, ये वही बात होगी, तुम धूप में जा रहे हो और तुमसे पानी की बोतल छीन ली, क्या बजाओ, तो क्या होगा, हम जल्दी थकेंगे, है ना। वही चीज यह सीड के साथ होगी बेटा, तापमान बढ़ा दिया तो इवोपरेशन होगा नहीं होगा, होगा, वाष्पीकरण होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो लगभग कितना रखना पड़ता है, 15% तो लगभग रखना ही है, ताकि हमारे जो सीड है वो बचे रहे, नहीं तो सीड है वो खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन हो गई होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा वहाँ से मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो अगर पहले 10% है तो वो तो और कम हो जाएगा, 15 है तो मान लो 10 की जगह 8 पर रह गया, पर पहले 8 है तो वो 4 पर आ जाएगा और वहाँ सीड खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखते हैं। लिखना है क्या, ओके। हाँ बेटा, ताड़ का तेल, अच्छा, ताड़ के पेड़ जो होते हैं उसको ऑयल पाम कहा जाता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल उसकी तरह होते हैं, नारियल के पेड़ों की तरह होते हैं, मतलब ये तो चलो लिख लिया। मेथी का वैज्ञानिक नाम, मेथी का, मेडिका को छटाइवा, क्या हो रहा है ये, मेथी का मेडिका को छटाइवा, और रिजका का रिसिनस कम्युनिस्ट, ये आर से वो एम से, क्या कर रहे हो ये, ट्राइगोनेला ग्रेइनम फोइकम, ये किसका नाम है, मेथी का है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मेथी लिख लो, घर से लिख के लाना, मेथी का नाम इंपॉर्टेंट है। अरे ट्राइकोडर्मा नहीं है, ट्राइगोनेला
ग्रेइनम फोइकम। ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया क्या? एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। क्या आएगा? फोइकम। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, देख लेना इसको। मेथी का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसमें 3 वर्ड आ रहे। ठीक है, 3 वर्ड आने हैं, फिक्स है उसमें, तो तीनों वर्ड हमें याद होने चाहिए। ये सही है? ओके, चलिए लिख लिया। ओके, अगली बात करें बेटा इसके अंदर कि अब हमारे पास जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आ गए, उनको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि अंकुरण करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? जिब्रेलिक एसिड। तो हम कहेंगे कि हम जिब्रेलिक एसिड का भी तो यूज कर सकते हैं ना केमिकल्स में। तो हमको बात करनी है किसके लिए? हमारे जो ग्रोथ प्रमोटर्स, या फिर हम कह सकते हैं पादप हार्मोन का उपयोग करके। किसका उपयोग कर सकते हैं? पादप हार्मोन जो है उनका उपयोग जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख ले बेटा। सबसे पहला जो है वो कौन है? जिब्रेलिक एसिड। कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड, या आप Ga3 लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन जो है बेटा, ये क्या करता है? हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड एक्टिवेट्स जर्मिनेशन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जिब्रेलिक एसिड का काम क्या था? अभी क्लास शुरू होते टाइम तुमने ही खुद मुझे बताया, कौन सी वृद्धि करना। जिब्रेलिक एसिड बीज में क्या करता है? ठीक है, कैसे तोड़ता है? सुषुप्तावस्था, एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम? और वो एमाइलेज क्या करता है? माल्टोज बनाता है, माल्टोज को तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, बनाता है माल्टोज। तो ठीक है, तो उसने काम क्या किया बेटा? ट्रांसलोकेशन ऑफ रिजर्व फूड का काम किया है, नहीं किया? मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमारा संरक्षित भोजन है, कौन सा भोजन बेटा? संरक्षित भोजन का संचरण, क्या उसने ये काम किया या नहीं किया? किया ना। उसने क्या बनाया? एक एंजाइम, और उस एंजाइम ने क्या किया? संरक्षित भोजन जो स्टार्च के रूप में था उसको किस में बदल दिया? माल्टोज में बदल दिया। तो संरक्षित भोजन का क्या हो गया? स्थानांतरण हुआ ना। ठीक है, तो ये काम इसने किया। दूसरा हम कह सकते हैं ये क्या करता है? अंकुरण करता है। क्या करता है? अंकुरण करता है। अंकुरण कैसे करेगा? प्ल्यूम्यूल और रेडिकल दोनों को बनाकर। तो ये काम कौन करता है? Ga3। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन एक ही लाइन से तैयार होते हैं बेटा, कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बीज में संरक्षित भोजन का संचरण कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। क्या आएगा आंसर? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अंकुरण के लिए पहले ही बात कर चुके हैं हम कि अंकुरण के लिए हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, अगला हमारे पास जो बेटा वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एक बार वो भी देख लो। कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 100 से 1000 ppm। कितना है? 100 से 1000 ppm। तो परसेंटेज में कितना होगा? वेरी गुड। कितना होगा? 0.01% से लेकर 0.1% तक होगा। ठीक है, परसेंटेज में पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ 10,000 से क्या करना है? डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साइटोकाइनिन की। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये भी अंकुरण करता है। क्या करता है? कैसे? कि ये भी सुषुप्तावस्था हटाता है। क्या करता है बेटा? सुषुप्तावस्था हटाता है। ठीक है, अभी यहां से क्वेश्चन तैयार होगा एक, उसको इसीलिए हम यहां पर ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
साइटोकाइनिन के लिए एक ही लाइन लिख लो बेटा, इसका भी कितना परसेंट हम यूज करेंगे या पीपीएम देख लो तो कितना है 100 पीपीएम या 0.01% जो है वो हम यूज करेंगे। ओके, तीसरा हमें याद रखना है कि ये है हमारा जो साइटोकाइनिन है, इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको ग्रीनिंग एजेंट कहा जाता है। नाम सुना हुआ है ग्रीनिंग एजेंट? नींबू के अंदर हरापन जो आता है वो किसके कारण है? साइटोकाइनिन के कारण। आपके जो पौधे लंबे समय तक हरे रहते हैं उसका कारण कौन है? साइटोकाइनिन है। ठीक है, वो तो क्लोरोफिल हार्मोन नहीं है, हम हार्मोन की बात कर रहे हैं। हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। क्लोरोफिल तो हमारा एक पिगमेंट है। हाँ, अगर आपको पिगमेंट पूछेगा तो आप क्लोरोफिल करोगे। अगर हार्मोन में पूछ लिया पौधे में हरेपन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, 4 ऑप्शन दे दिए तो क्या करना है? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा? लंबे समय तक उसको ग्रीन रखने का काम करता है। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि इसकी वजह से क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन किस में चाहिए होगा बेटा? जैसे हमारे सीड है जिनको हम ज़्यादातर कब लगाते हैं? रबी के टाइम पर लगाते हैं। उस टाइम पर ही तो ज़्यादा हमको क्या कहते हैं, सनलाइट चाहिए होगी, उन्हीं को तो हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे बेटा? जो हमारे रबी की क्रॉप्स है उनके अंदर, जैसे ओट्स की बात करें तो जई हो गया, बार्ले की बात करें तो जो हो गया, या फिर हम बात करें टमाटर की, ये हमारी कैसी है बेटा? प्रकाश संवेदनशील फसलें। कैसी है? प्रकाश संवेदनशील फसलें या बीज कह सकते हैं। उन बीजों के अंदर जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? साइटोकाइनिन का। किसके लिए? सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए। तो अब हमारे पास 2 यहाँ पर आंसर हो गए। एक क्या हुआ कि जब हम पहली बात करेंगे कि अंकुरण किससे होगा या सुषुप्तावस्था किससे टूटेगी, तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड। लेकिन अगर जिब्रेलिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया तब आंसर क्या करोगे? साइटोकाइनिन। ये हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अगर दोनों दे दिए तो जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे लिए क्वेश्चन तैयार होता है। फिर लास्ट बात करें बेटा ABA की, तो इसको हमने लाल रंग में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है लाल रंग में? क्योंकि ये खतरा है। क्या है? बीज के अंकुरण को खतरा है, क्योंकि ये बीजों के अंकुरण को क्या करता है? रोक देता है। आपके लिए ये क्वेश्चन भी तैयार होता है और हम ढंग से नहीं पढ़ते। ठीक है, बीजों की सुषुप्तावस्था बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज किया जाएगा? ABA। पौधे के बूढ़े होने के पीछे कौन सा हार्मोन है? ABA। सूखा प्रतिरोधक हार्मोन कौन सा है? हाँ, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा? अभी तो बताया था जब सूखा पड़ेगा तो कौन सा हार्मोन बनेगा? ABA। तो सूखा प्रतिरोधकता कौन प्रदान करेगा? ABA करेगा। ठीक है, ABA के लिए याद रखना है तो पहला तो इसके अंदर याद रखना बेटा, इसकी वजह से क्या होती है? डोरमेंसी होती है। क्या होती है? डोरमेंसी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डोरमेंसी बढ़ती है किसकी वजह से? ABA की वजह से। दूसरा इसका काम क्या हो गया? पौधे में बूढ़ापन किसकी वजह से आएगा? ABA की वजह से। तीसरा हम बात करें पौधे के अंदर सूखा प्रतिरोधकता किसकी वजह से आएगी? ABA की वजह से। ठीक है, या फिर इसको हमने नाम क्या दिया बेटा? स्ट्रेस हार्मोन। क्या नाम दिया है इसको? स्ट्रेस हार्मोन नाम दिया है। वो भी कौन है? ABA होता है। ठीक है, ये हमारी जो लास्ट इसके अंदर एक और याद रख लो कि पौधे की जो पत्तियां गिरती है, क्या गिरती है? पत्तियां गिर जाती है। उन पत्तियों का गिरना या फल का टूटना कौन से हार्मोन के कारण है? ABA के कारण होता है। और फल का पकना किसके कारण होता है? इथाइलिन के कारण। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इसकी वजह से तो फल टूटकर गिर जाएगा और पकेगा किसकी वजह से? इथाइलिन से। ठीक है, चलिए
5 मिनट से। पौधे की जो पर्व संधि होती है, नोड और इंटरनोड, है ना, उसकी लंबाई कौन से हार्मोन से बढ़ती है? इसके पीछे तो पूरी कहानी सुना दी मैंने तुम्हें, जिब्रेलिक एसिड से। किससे? जिब्रेलिक एसिड से। बताया था ना, जिब्रेलिक एसिड की खोज किसने करी? कुरुशोवा। ठीक है, कहाँ का था? कौन सी फसल में रिसर्च करी? धान में। कौन सा रोग खोजा? फुलिश सीडलिंग या फिर मूर्ख पौध। ठीक है, उसमें होता क्या था कि वो लंबाई में बढ़ जाते थे। किसके कारण? कवक वृद्धि। कौन सी कवक? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उससे क्या मिला? जिब्रेलिक एसिड। उसका काम ही यही था कि पौधे सब बराबर थे, लेकिन वो कवक जिसमें आ गई तो क्या होता था, उसके इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाती थी और हाइट में बहुत ऊंचे हो जाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नोड और इंटरनोड के बीच की लंबाई किससे बढ़ती है? तो जिब्रेलिक एसिड से बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। इसके अंदर अगला हमारे पास जो है वो कौन सा है? थायोयूरिया। कौन सा है? चलिए, कौन बताएगा? जो क्वेश्चन में पूछूंगा वो। हाँ, कोई एक बताओ, कौन बताएगा? कॉन्फिडेंस कितना है कि सर पूछ लो कोई भी, मैं बता दूंगा। हाँ तो हाथ खड़ा करो, कौन पूछे, कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7। शर्म करो कुछ, इतने सारे बच्चे बैठे हो, 7 जनों को कॉन्फिडेंस है कि मैं बता दूंगा, आप कुछ भी पूछ लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हाँ, वही बताएगा, तू खड़ा हो। हाँ, राजवीर। थायोयूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? पेज नहीं पलटने, उसको खुद ही नहीं पता। उसको पता होता तो मेरी तरफ देख रहा होता हो। बात है नहीं? कितना % होता है? कितना? 60 नहीं, 36%। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। 36% है बेटा। पहली चीज याद रखना, इसके अंदर 36% क्या है? नाइट्रोजन है। दूसरा, इससे क्या होता है? डोरमेंसी ब्रेक होती है, या हम कहें कि जो सुषुप्ता अवस्था है, ठीक है, उसको हटाने का कार्य किया जाता है। किस किस में करेंगे वो नाम याद रखना अच्छे से। एक तो हमारे क्या है? पोटैटो या फिर हम कहें आलू। दूसरी हम बात करें क्या है? लेट्यूस। क्या है बेटा? लेट्यूस। ठीक है, ये क्या है हमारी, जिस तरह से सलाद, सलाद क्रॉप कहा जाता है इसको, तो कॉल क्रॉप्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंपल सा याद रख लो आप तो, कि हमारी जो कॉल क्रॉप जितनी भी है उसके अंदर आपकी कहाँ चले गए? कोई बात नहीं। तो ये किसके अंदर हुआ बेटा? कहाँ से आ जाएंगे? कोई बात नहीं, कैंसिल कर दे। किससे? अच्छा, इससे ओपन होगा। चलो ठीक है, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, है ना? एक बार आप ओके, नहीं बेटा।